पहले की वीडियो में पढ़ा था 10th क्लास सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 1। ये लास्ट पैराग्राफ है आज का वीडियो। उसके बाद कल जो हम पढ़ेंगे या 10th क्लास का जो भी तो हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर टिक करेंगे। इसमें कल हमने पढ़ा था वनों का वन सुरक्षा या वन संरक्षण के नीति और नियम, जिसमें और वन पे आधारित मनुष्य किस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है, पर और इसके साथ साथ सरकार इन वनों को सुरक्षित करने के लिए क्या करती है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। सरकार इन वनों को सुरक्षित करने के लिए कई नीतियां बनाती है, जैसे कि हमने 2 पॉइंट पहले पढ़ चुके थे पहले वीडियो में। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि सरकार ने 1958 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की थी, जो कि 1999 में एक वो क्रियाशील हुई या मूवमेंट हुई, जो कि 20 वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय वन की कार्य योजना लागू की गई, वन योजना, जिसमें निम्न कार्य उन्होंने बांट दिए गए कि भैया केंद्रीय सरकार क्या करेगी, भारत का सर्वेक्षण किस प्रकार होगा, उनकी संस्थाएं क्या काम करेगी। तो इससे इस्टेब्लिश द सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई, जिसका कार्य था कि आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनकी सूचना इकट्ठा करना, बाजारों का अध्ययन करना कि बाजारों में कौन सी चीज़ों मार्केट में आ रही है या उनके विकास में जो जो संस्थाएं काम कर रही है वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं। तो ये केंद्रीय वन आयोग की सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन की कार्य था। उसके बाद आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वन अनुसंधान संस्था की स्थापना, भारतीय वन संरक्षण, वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध है इसका पता लगाना। 1971 में इसका संगठन किया गया था। 1971 में एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिससे वो पता लगाया जाए कि जंगलों में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है जिसको हम अपनी मार्केट में ला सकते हैं। उसके बाद होता है स्टैब्लिश फॉरेस्ट रिसर्च द एजुकेशन, वन अनुसंधान और संस्थान की स्थापना करना। अनुसंधान और संस्थान ये जिसका संबंध होता है शिक्षा से, कि वनों के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे की जाती है, इसकी संस्था किस तरह से स्थापित होती है, और इसके क्षेत्र जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है, देहरादून से वनों से प्राप्त वस्तुएं या वनों के संबंध में जितने भी संसाधन हैं, अनुसंधान और शिक्षा, ये संस्था स्थापित करती है। और ये 4 भागों में फैलाया है, जैसे बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर और बोरनाहट में इन संस्थाओं की स्थापना की गई है। इसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट द वुड द क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर, कला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र। मतलब राज्य सरकार उन कर्मचारियों और अधिकारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देती है, क्योंकि जो इनको प्रशिक्षण नहीं होता है वो जंगलों से लकड़ी जिस प्रकार काटते हैं जिससे कि दोबारा पौधा या पेड़ दोबारा नहीं उग पाता, जिसके कारण उनको पेड़ काटने में भी एक कला होती है, जैसे उनको किस तरह से काटना चाहिए ताकि वो दोबारा अपने आप उग सके। और ये शिक्षण केंद्र या कला शिक्षण केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में है, जो कि 1965 में इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। उसके बाद आता है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राज्य वन विकास निगमों की स्थापना। राज्य में वनों की कटाई के ठेके, जैसे सरकार वनों की कटाई के ठेके देती है, और उन ठेकेदारों की प्रथा को, जो ठेकेदार रहते थे अपने मजदूरों से पूरे के पूरे जंगल कटवा लेते थे, तो उससे क्या होता था, वनों को क्षति पहुंचती थी, जिसके कारण सरकार ने जंगलों के ठेके खुद लेना शुरू कर दिए थे, और उनका जिसके कारण से जो वनों का विकास होता था या वनों को विकास में जो कर मिलता था, वाणिज्य जो उनको इनकम होती थी, वो 19 राज्यों में की गई थी। ये इस्टेब्लिश 19 राज्यों में किया गया था। उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्था। भारतीय वन प्रबंधन संस्था 1978 में
स्वीडिश कंपनी की सहायता से भारत में अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन संसाधन की स्थापना की गई। यहाँ पे ऐसे अनुसंधान किए गए या केस स्टडी की गई कि जिसके वन के प्रबंधन के बारे में इनको ग्रेजुएट होने या डॉक्टरेट की PhD की जिसके डॉक्टरेट की उपाधि इनको प्राप्त मिल सके। ऐसे अनुसंधान मतलब ऐसे विद्यालय खोले गए जहाँ पर इन्हें वनों से रिलेटेड इनकी पढ़ाई कर सके, जो कि उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में खोली गई है। इसके बाद आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया और वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग कहीं पे भी कुछ भी खेती करना लग जाते थे, परंतु अब जैसे कि देखने को मिलता है कि ये सरकारी ज़मीनें, वहाँ पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई कब्जा करता है तो उसको सरकार गिरा देती है या तोड़ देती है। तो इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं और उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला सुरक्षित वन, दूसरा होता है राष्ट्रीय वन, तीसरा होता है ग्राम्य वन और चौथा होता है वृक्ष समूह। प्रबंधन की दृष्टि से वनों को हम ऐसे 3 भागों में आरक्षित कर सकते हैं। 3 भागों में आरक्षित किया है। 50% सुरक्षित है, आरक्षित है, मतलब कह सकते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट जो 51% है, मतलब इसको हम कुछ नहीं क्षतिग्रस्त कर सकते, ये सरकारी है। फिर प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट मतलब सुरक्षित जो वन होते हैं वो 32% है। उसके बाद अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत मतलब जिनको कोई भागों में नहीं बांटा गया वो 16% है। तो कुल मिला के जंगलों के 3 भागों में बांटा गया है। जंगलों को 4 कैटेगरी में रखा है। पहला सुरक्षित जंगल में, फिर राष्ट्रीय वन में, फिर ग्रामीण वन में और फिर पेड़ों के समूह के रूप में। परंतु इन जंगलों को रिजर्व 52% में रखा गया है, प्रोटेक्ट में 32% रखा गया और 16% भाग है जो कि किसी भी चीज में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अब होता है वन महोत्सव। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी तीज त्यौहार होते हैं वो अपन जंगलों पे आधारित होते हैं या फसलों पे आधारित होते हैं। तो इन वन महोत्सव को भी या जंगलों को भी हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए और जनता को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्षारोपण जैसी एक मुहिम चलाई गई जिनको हमने वन महोत्सव का नाम दिया गया है। हमें देखते हैं कि भारत के जो मंत्री है, कृषि मंत्री पहले श्री के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव या अधिक पेड़ लगाओ का आंदोलन शुरू किया था, जो कि प्रारंभ में प्रति वर्ष देश में हम देखने को मिलता है 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है या मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्कूल या समाज सेवा जो संस्थाएं होती है वो 1 से 7 जुलाई के बीच में पेड़ लगाने का काम करती है और अपना कंट्रीब्यूशन देती है या अपने आप को उसमें शामिल करती है जिससे कि अधिक से अधिक पेड़ लगा सके। सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक विनिका जो कि सोशल फॉरेस्ट्री इम्पोर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से। विश्व बैंक की से प्राप्त जितने भी वृक्षारोपण की योजनाएं जो हम वृक्षारोपण की योजनाएं शुरू करते हैं वो विश्व स्तर पे करते हैं, जिसमें चकवाहिनी विनिका विस्तार विनिका एवं शहरी विनिका के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे जो वृक्षारोपण ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं एसोसिएशन ने कि वर्ल्ड बैंक ने, जो कि आपको विश्व बैंक ने ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जैसे कि हम अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना, जो फालतू ज़मीनें उनके किनारे पे पेड़ों को लगाना, रोड के साइड पेड़ों को लगाना और गांव के आसपास पेड़ों को लगाना। तो ये क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट्री होता है, जिसमें सभी जो कि अब मैंने ऊपर वाले वन महोत्सव में अपन ने देखा कि 1 से 7 जुलाई के बीच के अंतर्गत ये पूरा देश इसमें शामिल होता है। तो ये सारी चीज़ें इनके सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती है। 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए एक पेड़, हर जैसे कि नाम से मालूम होता है
कि एवरी चाइल्ड मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेड़ लगाना अनिवार्य, मतलब सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि स्कूल कॉलेज में ये नारा विकसित किया जाए कि वन महोत्सव के दौरान 1 से 7 जुलाई के अंतर्गत ऐसे फॉर्म भरें या वृक्षारोपण के लिए सड़कों, नहरों, रेल लाइनों में के किनारे वृक्षारोपण किया जाए, जिसमें लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी होना चाहिए। वनों को प्रभावित करने को ढंग से लागू करना, हरे वृक्ष ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा दिए उसको छोड़ दिया, उसको पूरा उसका भरण पोषण, उसका पानी देना, खाद देना या उसकी देखभाल करना, ये सारी अगर आप तरीके से करते हैं तो वो वृक्ष का, नहीं तो लगाने के बाद अगर हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे या गाय पशु पक्षी खा जाएंगे, तो ऐसे पेड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है। उसकी देखभाल पूरी तरह से करनी चाहिए। और इस चीज़ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं। जैसे हम देखने को मिलता है कि हिमालय के क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई, हिमालय के क्षेत्र में जबकि अधिक वृक्ष होने के कारण उसकी कटाई पे बहुत ज़्यादा रोक है। आज हम किसी भी हरे भरे पेड़ को काटते हैं तो जैसे कि नगर पालिका या सरकार उसके लिए कानून बनाया गया है कि किसी भी जीवित पेड़ पौधों को हम नहीं काट सकते हैं। दूसरा तो संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देश के 21 राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में वनों का विकास किया गया है, जिसमें 35,000 गांव हैं जो सुरक्षा समिति बनाई गई, 35,000 लोगों की सुरक्षा समिति बनाई गई है। फॉरेस्ट फायर कंट्रोल, मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जंगलों में अचानक आग लग जाती है बिना उसके कि हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उन आग को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए भी सरकार ने कुछ चीज़ों को, वनों की में आग लगने के कारण पता लगाने का या उसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने अलग अलग संस्थाएँ बनाई हैं, जो कि महाराष्ट्र चंद्रपुर में है और उत्तराखंड के नैनीताल में है। UNDPS के सहयोग से आधुनिक वनों की हम अग्नि नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत हम इस शुरुआत कर दी है, जो देश के 10 राज्यों में चलाई जा रही है कि एकदम से जंगलों में आग कैसे लग जाती है उसकी जानकारी हमें मिलना चाहिए और उसको नियंत्रित किस प्रकार से करना चाहिए। तो उस संस्था का नाम क्या दिया है, UNDP, जो एक मॉडर्न फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई है। इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ एंड एंटीग्रीज स्पाइसेस, मतलब वन्य प्राणी जो विलुप्त हो रहे हैं। बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो कि आज वर्तमान में ख़त्म हो चुके हैं, तो इन प्राणियों को हम कैसे सुरक्षित रखें, हम जैसे, तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में।